उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है, तो सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष जौनपुर से फैसल हसन जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय चुनावी तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं। इसके साथ ही साथ आज केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, एक बड़ा ऐलान किया है कि 3 कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। इस पर अभी तक क्या था कि पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहा था, दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए थे, जो विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब केंद्र सरकार पर हमलावर थीं। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि 11 महीने में से ज़्यादा हो गए इस आंदोलन में और 600 से अधिक किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि भी कहेंगे। उनकी जो जान है इस आंदोलन में गई है। अगर यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री 6 महीने पहले भी मान लिए होते तो काफ़ी जानें बच जाती। लेकिन चुनाव नज़दीक है। अभी आपने एक सवाल किया, तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नज़दीक है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी चुनाव होने वाला है। अपनी ज़मीन को खिसकता देख करके उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं ही रेंगना स्टार्ट हो गई। जिनके लिए ये कानून बनाया गया था, उनकी परिक्रमा करने में 11 महीना लग गया। कहीं हमारे जो है, जिनकी हम सरकार चला रहे हैं, उनको हम नाराज़ न कर दें और ये नाराज़गी ना हो, इस वजह से आनन फानन में इन्होंने कानून भी बनाया था और आनन फानन में ये कानून बना करके अपनी हट के सामने झुकना नहीं चाहते थे। लेकिन इस देश के महान किसानों ने अपने आंदोलन पर, गांधी जी के रास्ते पर, शांति व्यवस्था के माध्यम से, चाहे वो ठंड का मौसम रहा हो, चाहे गर्मी तपती रही हो, चाहे मूसलाधार बारिश का मौका रहा हो, इन तीनों मौसम के साथ किसान अपने विश्वास के साथ खड़ा रहा और सरकार को घुटनों पर लाके आज ऐलान करने का मौका देना पड़ा। उसके बाद आज वो जो घोषणा किए हैं, जिस तरीके से इन्होंने कानून बनाया था लोकसभा और राज्यसभा में, उसी तरीके से इस कानून को भी ये समाप्त करें। जल्द ही अगर इस समाप्ति की घोषणा करते हैं तो इस बात के लिए पूरे देश का किसान स्वागत भी करता है और स्वागत के साथ साथ ये बात भी संदेश स्पष्ट है कि आने वाला जनादेश भारतीय जनता पार्टी के काले कानून के खिलाफ देने वाला है। किसान, ये घबराहट उनके सामने नजर आ चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि जैसे अभी ये 3 कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे आने वाले जो भी सत्र हैं उसके बाद में, तो क्या इसका असर चुनावों पर देखने को मिलेगा या नहीं? जो किसान नाराज़ हैं, अभी जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कहीं ना कहीं बीजेपी से रूठ गए हैं, परेशान हैं, क्या वो दोबारा से बीजेपी के खामे में जा सकते हैं बीजेपी के पहले में? देखिए, 70% देश की आबादी किसान है और रूठा और नाराज़, मोहब्बत और ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब 1 दिन या 2 दिन की कोई बात हो। 11 महीने से ज़्यादा का वक्त है। जिसने अपने घर का मुखिया खोया है, जिसने अपने घर की औरतों से किसानी करवाई है, जिसने अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ वहाँ पर डेरा डाला है, उस आदमी की तकलीफ़ों का दर्द कौन बांटेगा? अगर इतना ही आसान होता, इतनी ही मोहब्बत होती, तो 95 साल का किसान और 85 साल का किसान, बुजुर्ग किसान, ठंड के मौसम में वहाँ पर बॉर्डर पर नज़र नहीं आता। एक बेटा जो है किसान का, वो सरहद की रक्षा कर रहा था और दूसरा उसका बाप जो किसान था, वो वहाँ पर जाकर के आंदोलन कर रहा था। इस सरकार ने बाप बेटे को ऊपर लाठी चलवाने के लिए मजबूर किया था। किसानों पर लाठी किसने चलाया था? जवानों ने चलाया था। जवान कौन है? किसानों का बेटा है। इस सरकार के एक एक लाठी का एहसास, दर्द आज भी जिंदा और आने वाले चुनाव में भी 22 में नहीं 24 तक जिंदा रहेगा। और इस सरकार के जनादेश में किसान सबसे बड़ा रोल अदा करने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठा है। अच्छा, एक बयान और आजकल काफ़ी चर्चा में है, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, क्या कुछ है? कंगना रनौत को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि हाँ 2014 के बाद आज़ादी मिली है। क्या कुछ कहेंगे? अब इस पर अगर चर्चा है तो 1857 की क्रांति की बात की जाए, 1942 9 अगस्त की अंग्रेज़ भारत छोड़ो नारा, इसकी बात की जाए, और 15 अगस्त संविधान में जो हमें ताकत मिली है, आज़ादी का दिन मनाया जाता है, 26 जनवरी 1950 जिसे हम संविधान सभा गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ उन महान 18 साल, 16 साल, 20 साल, 32 साल, 40 साल, 28 साल के जो क्रांतिकारी जवानी के, चाहे वो बस्ता स्कूल का रहा हो, चाहे अपने घर का काम रहा हो, उन्होंने जो है देश की आज़ादी के लिए, भारत माता की मिट्टी के लिए अपनी शहादत दिए। ये कंगना रनावत को ज़िंदगी में ना एहसास होगा, ना उनको हुआ है। अगर आज भी उनकी फिल्म, जिस पर वो अदाकारा हैं, उन्होंने फिल्म बनाई थी लक्ष्मीबाई पर, अगर लक्ष्मीबाई के इतिहास को वास्तव में पढ़ लेती तो शायद इनको 47 की आज़ादी में विश्वास इनके पिताजी, इनके दादाजी को भी हो जाता। कंगना रनावत के साथ साथ अगर जीनत महल और वीरंगाना
हजरत महल के साथ साथ उदाबाई से लेकर के और यहाँ पर जो है चाहे मंगल पांडे, चित्तू पांडे की बात की जाए, चाहे बिस्मिल अशफाकुल्ला खां की बात की जाए, ये सारे जितने भी शहीद हुए, महात्मा गांधी, सरदार पटेल से लेकर के जो भी आज देश के महान सपूत हैं, इन सब के लिए उन्होंने जो है जो शब्द का इस्तेमाल किया है ये पूरी तरीके से निराधार है। और हम मांग करते हैं कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे शब्द की पुनरावृत्ति न हो पाए, कोई ओछी और सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई इस तरीके की हरकत न करे। ऐसा सम्मान जो चुनिंदा लोगों को देश में दिया जाता है और उनकी भाषा से अगर देश के लोगों के साथ साथ शहीदों का अपमान हो तो इनके सम्मान लायक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं देखा गया है देश में सावरकर और गोडसे को श्रद्धांजलि दी जाती है, फूल माला चढ़ाया जाता है। वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं विदेश में तो वो गांधी जी को बैसाखी बनाते हैं, उनके नाम पर भारत को प्रस्तुत करते हैं। कैसे देखते हैं? 84 देश गांधी की मानता है और गांधी का देश गांधी की नहीं मानता। ये सवाल चिंता का विषय है। विश्व में 84 देशों के साथ साथ नेल्सन मंडेला जैसा जो है नेता जब आज़ाद होता है तो उससे लोग सवाल करते हैं तो उसकी मुस्कुराहट का नाम महात्मा गांधी है। और जब आप गांधी के देश से बाहर जाते हो तो आपके पास जो मॉडल होता है ना देश को चलाने का, देश को लेके चलने का, एक धागे में सबको पिरो के चलने का, वो गांधी की ही नीति है, कोई दूसरी नीति नहीं है। और जब अपने यहाँ आते हैं तो विभाजनकारी नीतियों से जिस तरीके से गांधी के रास्ते पर चल करके आज देश विकसित हो रहा था, उसमें विभाजनकारी सोच के साथ 7 सालों में उत्तर प्रदेश का स्थान कहाँ है ये भी चिंता करने की विषय है। मोदी जी हों चाहे योगी जी हों चाहे उनके मानने वाले लोग, अगर राम की बात करेंगे तो रावण की बात भी आएगी, अगर गांधी की बात होगी तो गोडसे की बात आएगी। गांधी अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे, ये पूरा विश्व जानता है और गांधी की भी बातें अमर रहेंगी। गोडसे को मानने वाले चोरी से, चुपके से, अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए ये बोल सकते हैं कि गोडसे ये हैं, गोडसे वो हैं। सन 2002 तक संघ के मुख्यालय पर भारत का झंडा नहीं फहराया गया और ये राष्ट्रवाद की भाषा हमको सिखाते हैं पूरे देश को। तिरंगे के लिए जिद करने की बात आती है, तिरंगा फहराने की तो बात छोड़िए, इनको कानून से जब न्यायालय से बोलना पड़ा तब जाकर के इनके ऊपर बातें आती हैं कि हाँ तिरंगा हम फहराएंगे। कितना साल हुआ है? अभी 17 ही साल तो हुआ 2002 से। तो जो आदमी अगर 2014 पर कोई सवाल कर रहा है कि आज़ादी मिली, कोई 2002 से अपने देश का झंडा फहरा रहा है, कोई हमारे नेता महात्मा गांधी जी की हत्यारे को अगर अपना आदर्श मान रहा है, तो देश में है 2 विचारे और इन विचारधाराओं में बहने के लिए सब आदमी है स्वतंत्र, क्योंकि इसी को कहते हैं लोकतंत्र। और अगर कोई गांधी को मान रहा है, कोई गोडसे को मान रहा है, विचार करना आपकी जिम्मेदारी, सोचना आपकी जिम्मेदारी है। इस देश में गांधी की ही नीति चल पाएगी, दूसरी कोई नीति नहीं चल पाएगी। ये तो हो गए अब तक के टॉप ट्रेंडिंग मुद्दे। अब हम जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं। योगी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है, जगह जगह होल्डिंग, बड़े बड़े बैनर, पोस्टर देखने को मिलते हैं। क्या कुछ सोचते हैं, कांग्रेस को क्या लगता है और यहाँ कितना विकास हुआ? शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी के उस नंबर 1 उत्तर प्रदेश के आवाम को बधाई देता हूं कि इस जनपद जौनपुर में 2 ऐसे काम बता दें, सिर्फ 2 काम कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किए गए। 32 साल का मैं इतिहास बता रहा हूं जब से मेरी सरकार नहीं है, और जब से मेरी सरकार नहीं है मैं उन सारे लोगों से सवाल कर रहा हूं कि जिनकी 32 सालों में सरकार रही। हमने कताई मिल दिया था, उसे इन्होंने बंद कर दिया। हमने चीनी मिल दिया था शाहगंज में, इन्होंने बेच दिया। एक फ्लाईओवर 2012 में उद्घाटन होता है अधीर रंजन चौधरी रेल राज्य मंत्री के द्वारा, जो अभी बना, इस पर भी मोदी जी और योगी जी को हम श्रेय दे देते हैं। उद्घाटन जिसने किया था वो ले ले। एक पार्क बना हुआ है लोहिया पार्क, उसका उद्घाटन का क्रेडिट चाहे जो भी ले ले। एक सद्भावना पुल बना है, इसका क्रेडिट कोई ले ले। हम कहते कल पुर्जे कारखानों की स्थापना 32 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की इस सबसे बड़े जनपद के अंदर अगर इन सरकारों में कोई एक भी ईंट रखा है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, अगर एक ईंट रखे हैं तो मैं जनपद जौनपुर के उन महान मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि जिसने रखा उसको वोट दे दीजिए। कल पुर्जे कारखानों की स्थापना नहीं हुई, बंद हो गई। सतहरिया और नोएडा दोनों की स्थापना एक साथ स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने की थी। यहाँ न सुरक्षा थी, न सड़क था, न बिजली था। इन तीनों चीज़ की अपेक्षा 32 सालों में हुई, और जिसका कारण है कि आज पूर्वांचल का जो औद्योगिक हब होना था जौनपुर को, उसकी अपेक्षा कारण आज वो अपनी जो है आंसू बहा रहा है।
आप सिद्धवन में जाइए, सिद्धवन में जो आपको औद्योगिक घराने नज़र आते हैं उसको आप देखेंगे तो आपको भी नज़र आएगा कि हम कहाँ हैं। आप जब जलालपुर की तरफ बढ़ेंगे, जलालपुर से आगे बढ़ेंगे बनारस रोड पर, तो वहाँ औद्योगिक घराना नज़र आएगा, वो भी कांग्रेस के रिजीम का है। यहीं आप जाएंगे इंदिरा गांधी स्टेडियम नज़र आएगा और यहीं विश्वविद्यालय नज़र आएगा। और इसी से आप आगे बढ़ते थे तो 1200 परिवार कताई मिल में रोजी रोजगार करता था। यहीं आप देखेंगे नवोदय विद्यालय नज़र आएगा, ITI के साथ साथ पॉलिटेक्निक नज़र आएगा। यहाँ सिर्फ घोषणाएं होती हैं। अभी माननीय योगी जी आए थे उपचुनाव में, राजा यादवेंद्र दत्त के नाम से घोषणा किए थे और किसी के नाम से पुल की घोषणा किए थे, किसी के नाम से विश्वविद्यालय की घोषणा किए थे, किसी के नाम से विद्यालय की घोषणा किए थे, किसी के नाम से कुछ घोषणा हुई थी। ये सारी घोषणाओं को प्रणाम करता हूँ। चुनाव ख़त्म हो गया, उनके दल का विधायक नहीं चुना गया, इसलिए सारी घोषणाएं वहीं बंद डिब्बे में रखा गई। उत्तर प्रदेश अगर नंबर 1 में है तो हाँ है वास्तव में, अपराध में नंबर 1 में है, बेरोजगारी में नंबर 1 में है, सुरक्षा के मामले में नंबर 1 में है, महिलाओं की असमत लूटने में नंबर 1 में है, किसान आत्महत्या कर रहा है उसमें नंबर 1 में है, व्यापारी आज परेशान बैठा उसमें नंबर 1 में है, आज हर आदमी अविश्वास के घेरे में नजर आ रहा है उसमें नंबर 1 में है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र से लेकर के और बेरोजगारी के दंश झेल रहा नौजवान तक अगर कहीं नजर आएगा उत्तर प्रदेश का परेशान तो सिर्फ नंबर 1 उत्तर प्रदेश नजर आएगा, कोई दूसरा नहीं हो। अगर ऐसा न होता तो इस कोरोना काल के अंदर, लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग वापस आए हैं वो उत्तर प्रदेश में आए हैं। नंबर 1 तब हुआ कि रोज़ मार हो रही है। जो कोरोना काल में इन्होंने व्यवस्था नहीं दी, हर घर के अंदर अब खेत बट रहे हैं, किसानी के बाद जो खेत खलियान की फसल है उसमें बंटवारा हो रहा है। अपना खेत कहाँ रहेगा, उसका कहाँ होगा, राजस्व वाले रोज़ अड़ंगा लगाएं, उसमें अपने हिसाब से चल रहा है। और रोज़ जाकर के किसी थाने में आप देख लीजिए, एक पंचायत है, भाई की मोहब्बत को इस सरकार ने विफलतापूर्वक अपने संचालन से नफरत के तौर में बदल दिया। इसमें नंबर 1 में। अच्छा, चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और ख़ासकर जौनपुर ज़िले में आपके स्तर पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके की? देखिए, हमारा संगठनात्मक जो अपना नज़रिया है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनपद जौनपुर 1744 गांव की कमेटियों का गठन हम कर चुके हैं और 218 न्याय पंचायत का गठन है। संगठन के बदौलत, संवाद के बदौलत और अपने नेतृत्व के आकर्षण के बदौलत बहुत मजबूती से 2022 का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा हमारा चुनाव का मोमेंट है, चाहे मुद्दा है, चाहे नेतृत्व की प्रतिज्ञा है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमला देने नहीं जा रहे हैं। प्रतिज्ञा हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने कसम खाई है और वो कसमों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, पदयात्रा के माध्यम से जनजागरण कर रहे हैं। 40% हम महिलाओं को भागीदारी दे रहे हैं, चुनावी संगठन से लेकर के तमाम जगह महिलाओं को उनका सम्मान दे रहे हैं। उसके बाद 10 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज सरकार हमारी अगर बनती है तो 10 लाख रुपए तक का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, उसका 10 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज कराएंगे। किसानों का कर्जा संपूर्ण माफ़ कराएंगे, बिजली का बिल हाफ कराएंगे, 20 लाख लोगों को रोज़गार देंगे सरकारी। और वो रोज़गार ऐसा नहीं कि 2 करोड़ वाला वादा है, 10 लाख अभी भी पद खाली हैं और 10 लाख नए सृजित किए जाएंगे। जो संविदा कर्मी हैं उनको भी हम लोग समायोजन करेंगे। महिलाओं को रोडवेज़ में मुफ्त में यात्रा और खेती की तरह सब्सिडी मछुआ समाज को, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमारी 14 प्रतिज्ञाएं हैं। उन प्रतिज्ञाओं के साथ साथ हम आप सारे लोगों के बीच में वो लेके जा रहे हैं। और जनता में भी उत्साह है, महिलाओं में ख़ास करके उत्साह है। जो स्कूटी और स्मार्टफोन की बात है, छात्राओं में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़कियों में भी बड़ा उत्साह है प्रियंका गांधी जी को लेकर के। और अभी जिस तरीके से चित्रकूट में महिलाओं ने उनका वेलकम किया, इस बात का संदेश है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से प्रियंका गांधी जी के साथ खड़ा है। अच्छा, काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि इस बार टक्कर में कोई नहीं है बीजेपी के आगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बाकी जितने भी अन्य दल हैं वो बाद में आएंगे। कहीं ना कहीं इसको मोहरा जो बनाया जा रहा है, हिंदुत्व को बनाया जा रहा है, राम मंदिर को बनाया जा रहा है और तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको बनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, इस बार सत्ता में आएगी बीजेपी, नहीं आने वाली है? देखिए, हर दल सत्ता में आ रही है। जो अभी कल के गठन किए हुए दल हैं वो भी सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। जिनका संगठन 7 जिले का है वो भी सरकार बना रहे हैं। और रही बात कि हम 2017 से लेकर के 21 तक की समीक्षा की बात करें, जनता की अदालत में हमको भी जाना है और जनता की अदालत में सभी लोगों को जाना है। जाति बिरादरी की राजनीति करने वालों से मैं यही, उनके लोगों से यही पूछना चाहता हूँ, उस जाति के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि रिश्तेदारी के अलावा देश का
जो भविष्य है वो जाति देख करके वोट न करें। जो उत्साहित लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मैं अपील कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश दिशा देने का काम देश को करता है। उत्तर प्रदेश उस प्रदेश को कहते हैं जहां से बुद्धिजीवियों का ज़खीरा निकलता है। उत्तर प्रदेश हमारा वो प्रदेश है जहां पर बहुत ही मजबूती के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर के नाम पर या किसी इस तरीके की बातों पर हम लोगों को गुमराह कर लेंगे, वोट ले लेंगे, आप 3 चीज़ों पर बताइए कि कोरोना काल में ऑक्सीजन के इंतज़ाम आपने कहाँ कहाँ करवाए। पहला सवाल ये है। हॉस्पिटल अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किस जनपद के हैं? जनपद जौनपुर में अगर आपको ईसीजी के बाद अल्ट्रासाउंड कराना हो, इस हॉस्पिटल के अंदर अगर अल्ट्रासाउंड होता होगा तो आप बताइए मुझे। यहाँ अगर टेक्नीशियन होंगे तो आप बताइए। ट्रामा सेंटर खुला हुआ है, सिटी स्कैन कराना है तो वहाँ से आप जाइए, ट्रामा सेंटर कराइए। उसके बाद अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, आप देखिए कि कहाँ पर क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं। सड़क के नाम पर कहीं एक सड़क की तारीफ हो रही है तो दूसरी सड़क से आपकी जो है कमर टूट जाएगी। नितिन गोकर्ण जी आए हुए थे, रामपुर मिर्ज़ापुर जो है उस पर हम लोगों ने उनसे बात की, उसके बाद भी वही हाल आज भी झेल रहे हैं। यहाँ अधूरे पड़े पुलों पर आंदोलन किया गया, उसके बाद हम लोगों ने किया गया जिसमें एक आध पुल का जो है निर्माण कंप्लीट हो रहा है, अखड़ो घाट वगैरह का। पूरी तरीके से उदासीन यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। सरकार में, सदन में जो जनता 1 लाख नहीं 4-4 लाख, 4.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी चुन करके भेजती है हाउस के अंदर, जब 4.5 लाख लोगों के आप विधायक चुने गए हैं तो आपको 4.5 लाख लोगों की आवाज़ बन करके वहाँ पर अपनी बात रखना है। लेकिन यहाँ के जो 9 विधायक चुने जाते हैं, ये 9 विधायक अगर जनपद जौनपुर के लिए संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ जौनपुर के विकास की बात किए होते तो जौनपुर आज वो गहवारा होता, वो खूबसूरत फूल होता, वो गुलदस्ता होता जहाँ पर हर तरीके की चीज़ें नज़र आती। पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि पहली बार डिवाइडर बना है शहर में। और डिवाइडर क्यों बना है उसकी तारीफ़ की जाए कि उसकी धूल की जो है बुराई की जाए, ये भी सोचने का विषय है। आप ये सोचिए कि जौनपुर में आज कहाँ से हमें कहाँ जाना था, जौनपुर हम कहाँ पर लेकर खड़े हैं। आप चले जाइए, यहाँ से सुईथा चले जाइए, सुईथा से आप चले आइए होते हुए महाराजगंज और सुजानगंज होते हुए आप मीरगंज होकर के इधर बरसठी होकर के चले आइए, रामपुर होकर के जौनपुर का पूरा बॉर्डर देख लीजिए। आज भी जो किसानों के लिए खाद की समस्या, वैसे ही गेहूं की बुआई का समय हो गया है, खाद की समस्या जैसी थी वैसे ही बनी हुई है। झूठा वादा हम भी कर सकते हैं कि अरे कहीं नहीं है, लेकिन हकीकत से आप वाकिफ़ होइए। और इस सरकार सिर्फ वादों की, जुमलों की एक सूची बनाती है कि इसका नाम बदल देंगे तो ये काम बदल देंगे, ये कर देंगे तो उनको हटा देंगे तो इनको बना देंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। और 4.5 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो 6 महीने में कुछ होने वाला अब नहीं। 3 महीना चुनाव बचा, 1 महीने बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, आचार संहिता लगने के बाद एक बड़ा मैनिफेस्टो आ जाएगा। और सिर्फ जनता से एक निवेदन करेंगे कि आज सारे लोग मोबाइल पर हैं, यूट्यूब खोलिए, 2013 में माननीय मोदी जी का भाषण सुनिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जो नौजवान नारा लगा रहा था, 240 रुपये सरसों का तेल ले रहा है। 62,000 से 52,000 के बीच की स्प्लेंडर थी, वो 1 लाख रुपए के करीब पहुँच गई है। सिलेंडर जो था 381 रुपये का, वो आज 1,000 रुपये का ले रहा है। आटे का दाम जो था वो आज कहाँ है, अरहर की दाल का दाम कहाँ है, टमाटर और हरी सब्जी आज कहाँ है। रोज़ ऐसा है कि मैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे लिए अगर सरसों का तेल 220 रुपये है, मैं वोट नहीं भाजपा को दिया हूँ, इस वजह से चलो मैं मान लेता हूँ कि 220 में मैं झेलूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को 220 रुपये में ही सरसों का तेल मिल रहा है। तो उतना ही परेशानी आपको भी झेलनी पड़ रही जितनी परेशानी हमको झेलनी है। ऐसी सरकार को चुनिए जो घर का बजट ना बिगाड़े, ऐसी सरकार को चुनिए जो जेब का जो खर्च है उसको भी कम ना करे, ऐसी सरकार को चुनिए जो आंखों का सपना नौजवानों का है उसे अंधेरे में न डाले, ऐसी सरकारों को चुनिए कि जो आपके ख्वाब को विकसित करने की सोच रखे, ऐसी सरकारों को चुनिए कि जो नौजवान के रोज़गार के साथ माँ बाप के आशा यानी सहारा बनता है, उसके ख्वाब के साथ नौजवान आत्महत्या न करे, ऐसी सरकार को चुनिए। ख्वाब दिखलाया, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देने की बात की है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ का मतलब 14 करोड़ रोज़गार देश के अंदर हो चुका होता, लेकिन अगर देखा जाए तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार से निकाल दिया गया छटनी करके। निजी संस्थानों को बेच करके जिस तरीके से सरकार ने गुमराह किया है, यहाँ के जो उपक्रम थे, भारत के सरकार के उपक्रम थे, उसको भी ख़त्म करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात है
LIC जैसे संस्थान जिस पर भरोसा था ज़िंदगी के बाद भी, उनका खुद का भरोसा प्राइवेट हो रहा है। तो अब भरोसा किस पर किया जाए? इस सरकार को एक, इसके पहले भी सरकार जब NDA की बनी थी तो एक मंत्रालय बना था, उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में विनिवेश मंत्रालय, बेचने का मंत्रालय, उसके मंत्री बनाए गए थे अरुण शौरी जी। सेंटूर होटल से लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें थीं, उसको बेचा। उदाहरण के तौर पर, क्योंकि बहुत देर से आपसे संवाद हो रहा है तो एक बात मैं कह रहा हूँ, एयर इंडिया को बेचा कितने में? 16,000 करोड़ रुपये में। और माननीय मोदी जी ने 2 जहाज़ अपने चलने के लिए खरीदा 18,000 करोड़ रुपये में। भारत को राजस्व जनरेट जहाँ से होता था, रोजगार जहाँ से मिलता था, जहाँ से लोगों के परिवार चलते थे, उस संस्थान को, एयर इंडिया को बेचने में 16,000 करोड़ रुपया इनको मिला। और इनके लिए चलने के लिए 2 जहाज़ जो खरीदेगा वो 18,000 करोड़। तो कितना बड़ा नेक्सस है, कितना बड़ा गेम है। जिस सरकार के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव तैयार किया गया, पूरा परसेप्शन तैयार किया गया कि 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट आवंटन, ये घोटाले विनोद राय कैग के जो डायरेक्टर थे, जो उन्होंने बोले थे, और सारी चीज़ें हवा में आई थी और मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ये शोर हुआ था कि सबसे बड़ी घोटालेबाज सरकार UPA 2 मनमोहन सिंह की सरकार है। पिछले दिनों में एफिडेविट देना पड़ा विनोद राय को। तो जनता के सामने धोखा दे करके, जनता के सामने झूठी भ्रम पैदा करके, आज अगर देश की जो अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, इसका दोषी अगर कोई है तो विनोद राय हैं और ये सरकार। आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले लखपति होने की दुआ करते थे, आज जेब में 10 लाख रुपया लोग लेके चल रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। आज की डेट में जब से कोरोना आया और ये सरकार की व्यवस्था, इसी गलत नीति आई, फिर से लोग वही पुराने दौर में जा रहे हैं, लखपति होने की दुआ करने के लिए तरफ बढ़ रहे हैं। तो सवाल इस चीज़ों से आपको भी पूछना पड़ेगा जनता से कि जब इन्होंने वादा किया था 8 बजे रात में 8 नवंबर को कि आज से 1000 और 500 की नोट बंद, तो लोगों ने सवाल किया कि इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या नुकसान? क्या आतंकवाद की कमर टूट गई, भ्रष्टाचार रुक गया? इतनी नोट वापस आ गई कि 50,000 रुपये से 50,000 करोड़ तक का लाभ करने वाली एक समिति के डायरेक्टर जय शाह जी, और दूसरा कोई नहीं हो पाया। ये ग्रोथ करने का भी आइडिया अगर कहीं मिला तो जय शाह जी को मिला, और किसी न बड़े से बड़े CA को मिला, न बड़े से बड़ी फैक्ट्रियों को मिला, न बड़े से बड़े लोगों को मिला। ये सिर्फ इधर का उधर करके अर्थव्यवस्था पर काबिज हैं। और 4400 परिवार जिनको जो ओवलाइज करने का तरीका राजनीति में होता था, उनको आदरणीय राहुल गांधी जी ने चोट पहुंचाई थी भूमि अधिग्रहण कानून के माध्यम से। उन्हीं की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी नज़र आ रही है। और आज भी अगर कोई लड़ता नज़र आ रहा है इस देश में, आवाम, गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की आवाज़ कोई है तो सिर्फ राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस से प्रियंका गांधी जी हैं, अजय कुमार लल्लू, और कोई दूसरा नज़र नहीं आ रहा है। कोई हाउस में, अपने घर में, ऑफिस में बैठ कर ट्वीट करता है और मान लिया जाता है कि आज इन्होंने अपनी आवाज़ उठा दी। सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई लड़ रहा है, गरीबों के दर्द को कोई समझ रहा है, किसी के, जैसे वाल्मीकि समाज के एक लड़के को, 22 साल के लड़के को पुलिसिया उत्पीड़न में मार दिया गया आगरा में, और जब उस परिवार से मिलती हैं प्रियंका गांधी जी, तो प्रियंका गांधी जी की आंखें भर जाती हैं, क्योंकि उसके छोटा दूध मुँहा बच्चा और उसकी पत्नी और उसकी माँ को देख करके उसका सहारा कोई नहीं। इस करुणा को समझने की भी ज़रूरत है। हम राजनेता, हम नेतागिरी में अगर हैं तो हम दर्द को जब तक नहीं समझेंगे तब तक उस चीज़ के लिए हम काम नहीं करेंगे। इसके लिए भी रोका जा रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा। लखीमपुर में गाड़ियाँ चढ़ा दी गई, रौंद दिया गया, अब उनसे मिलने जा रहे थे उनके परिवार से, तो रोका क्यों जा रहा भाई? घबराहट ही तो है। आप ही चले जाते हैं, हमें आने की ज़रूरत नहीं। जो हम मांग करते हैं उस मांग के साथ आप खड़े हो जाइए। अखिलेश यादव जी, आप भी निकल लीजिए। आज आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्रेडिट लेने के लिए पूरी रात जगना पड़ गया। दिन में आप कहीं, जब आंदोलन की बात होती है तो कहीं आप नज़र नहीं आ रहे हैं, और रात में इवेंट आपने क्रिएट करके पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया कि पूरी रात एक्सप्रेसवे पर खाली समाजवादी पार्टी के लोग चलेंगे। भाई आप इवेंट करिए, चलाइए, जो भी आपको करना है, क्षेत्र में निकलिए। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी अभी तक ट्विटर पर भी नहीं नजर आई हैं, कुछ दिन बाद फिर उनका अपना कार्यक्रम चलेगा। तो इन सारे लोगों का भी एक आएगा कि ब्राह्मण सम्मेलन हो जाए, दूसरा कहेगा ये सम्मेलन हो जाए, तीसरा वो। देने की जब बात आती है तो सारे लोग मुकर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 दल है जो कहता है ब्राह्मण का सम्मेलन हम करके हम ब्राह्मण को वोट ले लेंगे। मुख्यमंत्री देने की बात आएगी, तीनों मुकर जाते हैं। 6 मुख्यमंत्री हमने दिया है, और कांग्रेस से लोग पूछते हैं कि भैया कहाँ है हमारी नेता? इसके पहले भी जब हम चुनाव लड़ रहे थे
तो 2027 साल यूपी बिहार का जब हमारा नारा था तो हमारी नेता स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को हमने प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद भी प्रबुद्ध सम्मेलन, ये सम्मेलन, वो सम्मेलन, ठेकेदार लोग अभी आएंगे, चुनाव का मौसम है, अच्छी बयार बहेगी। और इसी चकाचौंध में जनता से निवेदन है कि 5 साल के दर्द को इतनी जल्दी मत भुलाइएगा, किसानों की पीड़ा को इतनी जल्दी मत भुलाइएगा, बेरोज़गारी को इतनी जल्दी मत भुलाइएगा। और गलत नीतियों पर प्रहार करने का वक्त जनता का जनतंत्र आ रहा है और उस लोकतंत्र की ताकत हैं आप जब वोट देने जाइएगा तो दिल पर हाथ रख के ज़रूर सोचिएगा कि देश को किस दिशा में कौन लेके जा रहा है। हमें सस्ती लोकप्रियता और झूठे वादे और झूठे नारे पर वोट करना है कि अपने उत्तर प्रदेश को संवारने और सजाने के लिए वोट करना है। इसलिए आपसे हम आपके माध्यम से निवेदन लोगों से करते हैं कि आज इससे ही जागरूक हो जाएं। सनराइज न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष फैसल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और बताया कि किस तरीके से कामकाज हुआ है उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही साथ कांग्रेस किन मुद्दों के साथ जाएगी जनता के बीच, ये आपको चुनना है। अब आपको तय करना है कि कौन आपके लिए हित में है, कौन आपके अनहित में सोचता है। क्योंकि राजनीतिक दल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं घोटाले और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखने को मिलती हैं। आपको भी पता है कि जब तक राजनेताओं की उनकी अपनी जेब नहीं भर जाती है तब तक वो आपके लिए नहीं सोचेंगे। तो आप ऐसे राजनेता को चुनकर सत्ता में बिठाएं जो सबसे पहले आपके लिए सोचे और अपने परिवार के लिए सोचे, अपनी जनता के लिए सोचे, उसके बाद में वो खुद की जेब भरे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए सनराइज न्यूज़, आपके साथ, सच के साथ।